तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पढ़ाई। ठीक है, ये हिस्ट्री का मतलब क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 पार्ट नंबर 4 है। जो हमने पहले देखा था उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब देखेंगे बदलता हुआ देहात, यानी देहात जो है यानी गांव है। देहात का मतलब है यहाँ पे गांव, क्या है गांव। गांव अब बदल रहे थे, तो जनता की क्या छवि है राजा के नज़रों में, राजा की क्या छवि है जनता के नज़रों में, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे सपोज करिए एक राजा है, ठीक है। अगर इसे मंत्री से पूछोगे ना कि भाई बताओ राजा अपने कैसे हैं, तो मंत्री क्या बोलेगा, राजा बिल्कुल बढ़िया है, बहुत अच्छे इंसान है, ऐसे ऐसे तारीफ करेगा, ठीक है। लेकिन आप जब जनता से पूछोगे कि राजा वास्तव में कैसा है, फिर पता लगेगा कि आपकी जो इमेज है यानी आपकी जो छवि है जनता के बीच वो कैसी है, ठीक है। इसमें एक कथा है मतलब जातक कथा है। जातक कथा कौन सी कथा, जातक कथा। देखिए जातक कथा का मतलब होता है लोक कथा। क्या होता है, लोक कथा, यानी जो कि आप ऐसी कहानियां जो बहुत लंबे समय से सुनते हुए आ रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, हम जातक कथा बोलते हैं। जो जातक कथा है इनको पाली भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा में, पाली भाषा। पाली भाषा जैसे प्राकृतिक भाषा होता है, जैसे हिंदी भाषा होता है, उसी प्रकार एक पाली भाषा था, उसके अंदर जातक कथाओं का निर्माण यानी उसकी लेखन की गई है। तो उसमें से एक जातक कथा है, उसका नाम है गणतंदु, क्या नाम है, गणतिंदु जातक कथा। उसमें पता लगता है कि राजा की छवि कैसी है। राजा अपना छवि जानना चाहता है कि भाई मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं। तो कहता है सबसे अच्छा है कि वेश बदल करके क्या चले जाए, पूरा नगर को घूम लिया जाए, अपना जो समाज है उसको घूम लिया जाए। जैसे बाहुबली में क्या होता है, जो बाहुबली होता है और कटप्पा होता है वो दूसरे राज्य में चले जाते हैं ना घूमने के लिए, कि राज्य कैसा है उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे एक राजा होता है, वो अपना छवि बदल के यानी अपना वेशभूषा बदल के वो कहाँ चला जाता है, जनता के बीच चला जाता है। जब जनता के बीच जाता है फिर पता लगता है कि हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं। तो एक बंदे से पूछता है, मतलब गांव वालों से पूछता है, बताओ तुम्हारा राजा कैसा है। तो लोग राजा की शिकायत करते हैं, लोग राजा की शिकायत करते हैं। लोग कहते क्या है, सुनो अब। कहता है जो ग्रामीण जनता है ना वो दुखी है, ग्रामीण जनता दुखी है। राजा को ये बात बताते हैं और लोग, लेकिन लोग नहीं जानते गांव के कि ये राजा है, मतलब वो अपना रूप चेंज करके आया हुआ है। तो पूछता है राजा, मतलब जो चेंज फिगर है वो पूछता है कहते बताओ क्या कमी है तुम्हारे यहाँ। तो बोलता है कि देख भाई बात ऐसी है कि दिन में तो हमें राजस्व अधिकारी आके लूटते हैं, मतलब जो आपके जो टैक्स लेने वाले अधिकारी हैं वो आके हमें परेशान करते हैं कि भाई टैक्स दो, फलाना दो, ढिमकाना दो, ठीक है। वो लोग हमें परेशान करते हैं। राजा बोलता है अच्छा ऐसी बात है, दूसरी प्रॉब्लम बताओ। फिर बोलता है भाई देखो दिन में हमें कौन लूटता है, राजस्व अधिकारी जो हमें टैक्स लेने आता है। रात में हमें कौन लूटता है, डकैत लोग लूटते हैं। रात में डकैत लोग लूटते हैं। आप दिन में ये बंदा लूट के गया, रात में डकैत लोग लूट के चले जाते हैं। इससे क्या पता लगता है कि जो राजा का और जनता का जो संबंध है हमेशा तनावपूर्ण रहता था। निष्कर्ष इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलती है। तो संबंध जो संबंध होते थे राजा और जनता का, वो कैसा हमेशा होता था, तनावपूर्ण। क्या होता था, तनावपूर्ण। संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहते थे। फिर आता था कर की जो मांग है ना हमेशा बनी रहती थी। टैक्स है हमेशा राजा लेना चाहता था। देखो कोई भी सरकार है या कोई भी राजा है वो हमेशा सोचता है ना टैक्स हमेशा ज़्यादा हो, टैक्स हमेशा ज़्यादा हो, इसीलिए तरह तरह के आपके ऊपर टैक्स लगाए जाते हैं। जैसे कि जीएसटी है वो भी एक टैक्स ही है ना, पहले 12% था अब 18% कर दिया किसी चीज़ पर, है ना। तो हमेशा क्या होता है जनता का और हमारे जो राजा है, राजा मतलब यहाँ पे जो प्रशासन है उससे हमें बनती नहीं है, हमेशा टैक्स मांगते रहते हैं। तो लोग इससे परेशान हो गए, तो लोग जो ग्रामीण लोग थे कहाँ चले गए, जंगलों की ओर चले गए। यानी पलायन का मतलब होता है चले जाना, किधर, जंगलों की ओर चले गए। अब राजा हमेशा टैक्स मांगेगा और उसके लिए कुछ काम नहीं करेगा तो कैसे होगा। राजा को हमेशा टैक्स चाहिए लेकिन काम ना करे तो गलत बात है ना। तो राजा भी सोचता है कि कुछ ना कुछ तो कराना पड़ेगा। तो उपज बढ़ाने की प्रवृत्ति, यानी उपज कैसे बढ़े। देखिए एक मान लीजिए इकोनॉमी है, इसके अंदर जब प्रोडक्शन होगा तभी तो भैया आपको टैक्स मिलेगा, आपका ग्रोथ होगा तो तभी टैक्स मिलेगा। जैसे मान लीजिए पहले 100 किलो अनाज होता था, 100 किलो अनाज होता था। आप बोलते थे भाई इसका हमें 2 किलो चाहिए, हर 100 किलो पे 2 केजी चाहिए, मान लेते हैं, यानी 2%। अब 2% मिल रहा है लेकिन राजा कहता है हमें 4% चाहिए, तो उसको 4 केजी अनाज मिलेगा। लेकिन एक बात बताओ, ऐसे भी तो हो सकता है कि आप मतलब 1000 किलो प्रोडक्शन करो तो उसका 4% कितना होगा, उसका 4% 40 होगा, तो 40 किलो आपको अनाज मिलेगा। तो आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपका टैक्स बढ़ेगा। जब टैक्स बढ़ेगा तो जो देश होता है वो मजबूत होता है। देश क्या होता है, मजबूत होता है। राजा अपनी आर्मी रख पाता है। तो उपज बढ़ाने की कौन से तरीके किए गए, सिंचाई की सुविधा। सिंचाई मतलब इरीगेशन, जब खेतों में जब पानी डालते हैं उसको क्या बोला जाता है, सिंचाई बोला जाता है। अब सिंचाई कैसे होता है, एक तो वर्षा होता है, अपना बारिश से तो होता ही होता है। उसके बाद आप नलकूप यूज कर सकते हो, नहर बनवा सकते हो, तालाब बनवा सकते हो, इस प्रकार की चीजें करवा सकते हो। रहट जानते हो, रहट, यूट्यूब करना रहट, उसमें वीडियो देखेगी, ठीक है। एक चीज होता है उसमें बैल घूमता रहता है, पानी निकलता है, उसको रहट बोलते हैं। सिंचाई की सुविधा, हल का प्रयोग, किसका, हल का प्रयोग। जब आप हल से का प्रयोग करोगे खेती के अंदर तो अनाज ज़्यादा होगा, अनाज
उसका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि हल जो होता है वो ज़मीन के नीचे खुदाई कर देता है, तो इससे कि जो फसल होता है, जो बीज होता है, उसको पनपने का, उसको अपने विस्तार का अच्छा मौका मिल पाता है, इसीलिए उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। तो राजा ने क्या किया भाई, उपज बढ़ाने के इन्होंने तरीके अपनाए। अगला पॉइंट देखते हैं, ग्रामीण जनता में समाज में विभिन्नता। समाज क्या होता है, व्यक्तियों को समूह को हम लोग समाज बोलते हैं, और जो गाँव होता है एक हमेशा एक समाज यूनिट की तरह काम करता है। उसके अंदर विभिन्नता का मतलब होता है अलग अलग, क्या है, अलग अलग। किसान और गाँव में कौन रहता है, किसान और जमींदार, किसान और जमींदार। किसान होता है जो खेती करता है, जमींदार जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन है। अगर आप बिहार में जाओगे ना, जमींदार को भूमिहार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भूमिहार, यहाँ पे लिख देता हूँ, भूमिहार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना भूमिहार है हम लोग, है ना, जो कि राजपूत वगैरह होते हैं, ठीक है, वो जमींदार होते हैं। तो गाँव में ये लोग रहते थे। फिर एक ग्राम जो का प्रधान होता था पुराने समय में, आजकल तो मुखिया होता है, हर 5 साल बाद चेंज कर सकते हो, लेकिन उस जमाने के अंदर वंशानुगत होता था। मतलब जैसे कि मान लीजिए ए प्रधान था, ठीक है, ये निपट गया, फिर इसका बेटा प्रधान बनेगा, ये निपट गया, फिर इसका बेटा प्रधान बनेगा। ऐसे गांव में समाज चलती रहती थी, जो ग्राम का प्रधान होता था, ऐसा काम होता था वहाँ पे। फिर आता है तमिल साहित्य में कुछ शब्द हैं, ऐसे शब्द हैं जो कि किसानों के लिए, जो गाँव के समाज के अलग वर्ग है उनके लिए यूज हुआ है। तो कौन सा वर्ड है, वेल्लार। पहला वर्ड क्या है, वेल्लार। वेल्लार का मतलब होता है किसान या जमींदार। वेल्लार का मतलब किसान या जमींदार। कहाँ पे यूज हुआ है, तमिल साहित्य के अंदर ये यूज हुआ है, जमींदारों के लिए और किसानों के लिए वेल्लार। जो नेक्स्ट वर्ड आता है उलवर, क्या आता है, उलवर। ये हलवाहा के लिए, हलवाहा का मतलब होता है किसान वाला मजदूर, किसान वाला मजदूर जो यहाँ खेती करता है वहाँ खेती करता है, मतलब जीवन भर खेती करता रहता है, उसको हलवार बोलते हैं, हलवाहा बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है अणिमई, क्या है, अणिमई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अणिमई का मतलब होता है दास। ये पेपर में आएगा, CUT के पेपर में या एग्जाम के पेपर में आएगा, मिलाई है। जैसे वेल्लार इधर लिख देगा तो उसका क्या मतलब हुआ, इस पेपर में आएगा, ठीक है। अणिमई का दास, उलवर का हवलदार, वेल्लार का किसान या जमींदार। इसमें फिर एक आपको बुक में देखना, एक छोटा सा पॉइंट डब्बा बना होगा, उसमें लिखा होगा गृहपति। गृहपति का मतलब होता है किसान या जमींदार, किसान या जमींदार। वेल्लार का ये मतलब वही था, और किसान यहाँ पे गृहपति। गृह का मतलब होता है घर, अब पति मतलब पति समझते हो ना, हस्बैंड वाला। तो घर का मुखिया को गृहपति बोलते थे। अगला आता है नगरों के संभ्रात व्यक्ति। संभ्रात का मतलब नहीं समझते, मैं समझाता हूँ। सम्राट व्यक्ति होता है जो हमारे समाज के उच्च वर्ग है, ठीक है, जो पैसा वाला वर्ग है, जिसमें कि पढ़े लिखे लोग आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सम्राट व्यक्ति बोलते हैं। तो गृहपति उनके लिए भी यूज होता था। ठीक है, अब देखेंगे भूमिदान और नए सम्राट ग्रामीण। ठीक, सम्राट का मैंने बताया था ना, समाज के उच्च वर्ग को क्या बोलते हैं, समाज के जो उच्च वर्ग होता है ना, उच्च वर्ग मतलब अंबानी टाइप के लोग। हाँ, गांव में हालांकि अंबानी नहीं होते, लेकिन जो गांव के रईस लोग होते हैं, जमींदार हो गए, इसमें ब्राह्मण हो गए, जो जाति से भी ऊंच हो और पैसे से भी ऊंच हो, उनको हम सम्राट व्यक्ति बोलते हैं, एलाइट क्लास कहते हैं। तो ग्रामीण परिवेश में देखेंगे। ठीक है, फिर आता है भूमिदान। भूमिदान किसको होता था उस जमाने के में, भूमिदान आप किसको देते थे, तो जो राजा होता था, जिसके पास जो राज करता था, वो जमीन किसको देता था, या तो ब्राह्मण को देता था। क्या बोलते थे, ब्राह्मण को देता था। फिर अपनी धार्मिक संस्था, ब्राह्मण को दे दिया, मान लीजिए ब्राह्मण है, इसको भूमि मिल गया, ठीक है। फिर एक संस्था है, कोई मंदिर है, ये क्या है, मंदिर है, मंदिर को मिलेगा तो उसको हम बोलेंगे धार्मिक संस्था को भूमिदान मिलता था, ठीक है। फिर आता है सामंत। सामंत का मतलब जो राजा पे डिपेंडेंट होता था, राजा को समय समय पर सैनिक सुविधाएं वगैरह देता था, उसको हम सामंत बोलते थे। इन लोगों को क्या मिलता था, भूमि अनुदान में मिलता था, यानी भूमि जो है उनको दान में मिल जाती थी, किनको, ब्राह्मण को, ठीक है। उसके बाद धार्मिक संस्था को, फिर सामंत को भूमि मिलता था। फिर भूमिदान राजा क्यों देता था, कोई जो राजा है भाई भूमिदान क्यों देगा, पगला थोड़ी गया है। भूमिदान देने के बहुत सारे कारण थे, पूछता है कि भूमिदान राजा क्यों करता था। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, शक्ति प्रदर्शन के लिए, कि मैं इतना पावरफुल हूँ। जो अंबानी जाता है ना, बहुत सारा दान करता है, या देखना कोई बड़ी सेलिब्रिटीज होती है, जाके 2 लाख की चेक काट के आ जाती है, क्यों, शक्ति प्रदर्शन के लिए, मैंने इतने सारे पैसे दिए हैं। तो शक्ति दिखाते हैं कि भाई इतना पावरफुल हूँ, तभी तो जमीन दे रहा हूँ। अगला है क्षेत्र विस्तार के लिए, भूमिदान देने से क्षेत्र विस्तार भी होता था, उनका जो क्षेत्र होता था बढ़ जाता था। फिर आता है कृषि कार्य के लिए, जैसे मान लीजिए एक अपना ये साम्राज्य है, ये क्या है, साम्राज्य है, राजा यहाँ रहता है मान लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी जाएगा खेती करवाने के लिए, तो क्या करता था, किसी ब्राह्मण को या सामंत को या धार्मिक संस्था को यहाँ की जमीन दे देता था। इससे क्या होता था, क्षेत्र विस्तार, राज्य का सुरक्षा, और यहाँ पे खेती होती थी। जब खेती होगी तो सरकार के पास टैक्स भी तो आएगा, है ना। तो इसीलिए वो कृषि के लिए वो जमीन दे देते थे भूमिदान में। या होता था यश प्राप्ति के लिए। यश प्राप्ति का मतलब होता है कि प्रसिद्धि के लिए। यश प्राप्ति मतलब प्रसिद्धि के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए, फेमस होने के लिए बहुत सारे लोग दान कर देते हैं, पैसा हो गया, बहुत सारी चीजें।
तो उस जमाने के राजा जो होते थे भूमि अनुदान किस लिए करते थे, यश प्राप्ति के लिए। दूसरा था शासन का दुर्बल होना। शासन, पहले जो शासन होता ना, एक राजा होता था, मान लीजिए एक राजा है, अभी बहुत सारे अपने सामंत पे, अपने पिछलग्गू पे डिपेंडेंट है। अगर राजा जब कमजोर होता था ना, इसको भी भूमि देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, अगर मान लो इसको भूमि नहीं दे रहा है ना, तो ये विद्रोह कर देगा। क्या कर देगा, विद्रोह कर देगा, इसके खिलाफ चला जाएगा और इससे जमीन हड़प लेगा या राजा को रिप्लेस करके खुद शक्ति उसके हाथ में ले लेगा और राजा बन सकता है। तो अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए कई बार राजा जमीन देते थे, किसको, अपने सामंत को जमीन दिया करते थे। अगला आता है इसमें प्रभावती गुप्त। जो प्रभावती गुप्त है इंपॉर्टेंट है इसमें, इस महिला है, एक महिला किसकी है, बेटी है, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वो कौन से वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से संबंधित है। इसकी एक बेटी है। अब इसकी बेटी को ही क्यों पढ़ रहे हैं, बहुत सारे उस जमाने में बहुत सारी महिलाएं रही होगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके इंपॉर्टेंट होने का कारण है कि जो धार्मिक जो ग्रंथ है, जो पुस्तकें हिंदू धर्म के बेसिकली, उसमें महिलाओं को अचल संपत्ति यानी जमीन जायदाद धन की उस पर अधिकार नहीं था, लेकिन इस पर इसका अधिकार था। किस पे, भूमि पे अधिकार था। ये बात की पुष्टि होती है किसी ने भूमि अनुदान किया। हो सकता है आप भूमि अनुदान किया तो हो सकता है कि एक अपवाद रहा हो। क्या होता है, अपवाद मतलब एक्सेप्शन रहा हो। ठीक है भाई, राजा की लड़की कुछ भी कर सकती है। जैसे कि बिहार में एक कहावत है, पता नहीं सच है कि झूठ मुझे नहीं पता, शत्रुघ्न सिन्हा एक हमारे मतलब हीरो हैं, तो उन्होंने कहा था कि बिहार की लड़कियां सिनेमा में नहीं जाएंगी। क्यों, क्योंकि अश्लीलता बहुत है, ठीक है, उनका यूज़ किया जाता है। लेकिन उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा वो खुद चली गई है, तो हो सकता है कि मतलब सामान्य लोगों को क्या हो, अधिकार ना हो, लेकिन ये राजा की लड़की थी इसलिए हो सकता है इसके पास भूमि रहा हो। ठीक है, इसका जो विवाह हुआ था वकाटका परिवार में हुआ था, जो कि दक्षिण भारत में शासन करता था। किस परिवार में, वकाटक परिवार में हुआ था इसका विवाह प्रभावती गुप्त का। जब प्रभावती गुप्त का विवाह हुआ ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य और मजबूत हो गया, क्योंकि शादी ब्याह से संबंध मजबूत होते हैं, तो इनका दक्षिण तक इनका ही विस्तार हुआ। ठीक है, और उसी कमेंट अगर आपको पता है किस मतलब इसका हस्बैंड का क्या नाम है वो बताओगे, बड़ा मजा आएगा। इसने भूमि अनुदान किया। लेकिन समाज के कुछ ऐसे भी वर्ग थे जिन पर राजा का कोई कंट्रोल नहीं था, जैसे कि पशुपालक। पशुपालक पे कोई कंट्रोल नहीं था। आज यहाँ पशु पाल रहा है, कल वहाँ चला जाएगा। यदि आप हाईवे वगैरह पे जाते हैं ना, देखना झुंड की झुंड ना, बकरी भेड़ गाय भैंस लेके जाते हैं, ऊँट, उन पे क्या टैक्स लगा सकते हो, नहीं। आज बेचारे यहाँ पे, कल यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद संग्राहक। संग्राहक का मतलब होता है जो सामान इकट्ठा करते हैं, अपने जीवन यापन करते हैं जंगलों में। आज यहाँ सामान उठाया, मतलब कंदमूल इकट्ठा किया, परसों वहाँ चले गए, चौथा रोज उधर चले गए, तो उन पे क्या हुआ, राज्य का कंट्रोल नहीं हो सकता। फिर आता है शिकारी लोग। शिकारी पे कंट्रोल कर सकते हो, नहीं। जंगल में मान लो इतना बड़ा जंगल है, राजा के व्यक्ति यहाँ मिल गए, बोलेगा टैक्स दो, बोलेगा शाम को देंगे, पता लगे भैया यहाँ भाग के आ गया, तो इस पर टैक्स नहीं ले सकते थे, इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते थे शिकारी लोगों पे। फिर आते हैं मछुआरे। मछुआरे हैं जो, उन पे भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आज इस नदी में मछली मार रहा है, कल उस नदी में पहुंच जाएगा, उसका क्या है, इस पर राज्य का कंट्रोल नहीं होता था। फिर घुमक्कड़ लोग होते थे, घूमते रहते थे, इन पे भी राज्य का कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है। ठीक है, ये अपना 4th पार्ट था। अब 5th पार्ट इसका देखेंगे, उस चैप्टर इसमें क्लोज हो जाएगा। देखिए, वीडियो देखने के साथ आप बुक भी पढ़ें, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगा पेपर में कैसे लिखना, वरना कोई फायदा नहीं है इस वीडियो को देखने का। बहुत सारे वीडियो देखो, डिस्प्ले वाले में देखो जिसमें इमेज आती रहती है, कोई फायदा नहीं है जब तक आप स्वयं नहीं पढ़ेंगे।